चलो ठीक है, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल कहाँ तक किया था? रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। ओके। कल कहाँ तक करा था? फील्ड मेथड्स का ठीक है, क्वेश्चन ट्राई। तो आज हमने क्या पढ़ना था? फील्ड में पंपिंग आउट। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ना है फील्ड मेथड्स। फील्ड मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ, किसको डिटरमाइन कर रहे थे हम लोग? कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, जिसको आई थिंक किससे डिनोट करते हैं? के के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए दो फील्ड मेथड निकल पड़े थे। पहला फील्ड मेथड कौन सा था? पंपिंग आउट मेथड। ठीक है, सिर्फ नाम देखे थे कल, आज समझेंगे इसको। एंड सेकंड फील्ड मेथड वाज पंपिंग इन मेथड। पंपिंग इन मेथड। ठीक है, तो पहले वाले को पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज पंपिंग आउट। देखो, नाम से पता चल रहा है कि पंप आउट किया जा रहा है किसी चीज को। इसको पंप आउट करेंगे हम बेसिकली, हम ना सॉइल में से वाटर को पंप आउट करेंगे। जैसे जिस तरह से, अगर लेट्स से कि दिस इज द ग्राउंड सरफेस, ठीक है, ग्राउंड लेवल है ये, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से कुछ लेंगे और वेल में से पानी को बाहर क्या करेंगे? पंप आउट करेंगे। ये इसका प्रोसीजर है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि ग्राउंड लेवल के नीचे किसी लेवल पे तो क्या होना है, आपका वाटर टेबल होगा। ठीक, तो वाटर टेबल से हम लोग क्या करेंगे? पंप करना स्टार्ट कर देंगे पानी को। बहुत बड़े एरिया का क्या हो जाएगा? बहुत बड़े एरिया का जो वाटर टेबल है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लार्ज एरिया का वाटर टेबल इफेक्ट होना शुरू कर देगा। इस तरह से जब आप लोग पंपिंग करते हो, ठीक, तो पंपिंग आउट मेथड बेसिकली हम लोग तभी इंप्लॉय करेंगे, हमें बहुत बड़े एरिया का सॉइल का टेस्टिंग करना है, उसका परमेबिलिटी निकालना है। छोटे प्रोजेक्ट्स के अंदर बड़ा वेल बोर करके पानी को नहीं निकाला जाता, क्योंकि इसमें कॉस्ट बड़ी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पर जो बेसिक है ना, वो बेसिकली आपको क्वेश्चन बनता है एग्जाम के। क्वेश्चन जो है वो मतलब आपको क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। सर आवाज कट ठीक है, रही है। और क्वेश्चन सबको कट रही है आवाज मेरी? सर जी सर, आवाज कट रही है बहुत। अच्छा, अब भी ठीक है? चलो सर, रास्ते से ठीक हो जाएगी। अच्छा, तो अगर फिर से कटती तो बताना मुझे। ठीक है, तो पहली बात आप लोग क्या समझे, हमें क्वेश्चन क्या आएगा इस हमें 30 पूछा जाता है। बेसिकली क्या पूछा जाता है कि जो दोनों मेथड्स हमने लिख रखे हैं, इनको करने का तरीका अलग अलग है और मेथड्स के अंदर डिफरेंस क्या है वो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो पंपिंग आउट मेथड में हम क्या करते हैं? पानी को बाहर निकालते हैं। पानी को जब बाहर निकालते हैं तो बहुत बड़े एरिया का जो वाटर टेबल डिस्टर्ब होता है ना? समझ पा रहे हैं बात को? वाटर टेबल लेवल जो है होता है वो इस में जो पानी बाहर आता है, नहीं आ रही आवाज? सर कभी आती है कभी सर नहीं। बहुत कट रही है, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा कट रही है। जी सर। सर बीच बीच में कट जाती है, पर सर समझ आ रहा है। तो हम्म, अच्छा, तो क्या किया जाए फिर अब? करो कंटिन्यू वाईफाई तो सर, लगा ही हुआ है। समझ आ रहा है पर बीच बीच में कट जा रहा है। अच्छा, तो पंपिंग आउट मेथड के अंदर, ठीक है, पहला पॉइंट में क्या लिख सकता हूँ?
For large engineering projects, ठीक है, pumping out method is used. Pumping out method is used किस लिए? To determine the permeability of soils. To determine the permeability of soils. इस तरह से, ठीक है। तो छोटे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के इसलिए इसमें हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है और छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए इतनी हाई कॉस्ट जस्टिफाइड नहीं रहेगी, ठीक है। तो पहली बात आ गई, पहला जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो यही है कि ये जो मेथड है वो लार्ज इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए है, ठीक है। अब अभी भी कट रही है। सर ठीक है सर, काम चल रहा है आज, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो मेथड है, दिस मेथड इज यूज्ड in homogeneous coarse grained soil, in homogeneous coarse grained soils, ठीक है। तो कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर ये मेथड आपका यूजफुल रहेगा क्योंकि क्ले जो है, क्ले क्या करता है, पानी में से इतनी परमेबिलिटी अलाउ करता नहीं है। आपने कल पढ़ा था क्ले का परमेबिलिटी कितना होता है, जरा वैल्यू बताएं। परमेबिलिटी ऑफ क्ले 10⁻⁻. इट इज लेस देन 10 तो आपका क्ले का तो परमेबिलिटी का इतना कम वैल्यू है, ठीक है। तो इस मेथड में हम क्ले में से पानी को नहीं निकालते, ये मेथड का यूज होगा आपका कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर। बात समझ, ठीक है। ये आपके 2 पॉइंट हो। नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा, ठीक, इस टेस्ट के अंदर, इन दिस टेस्ट सॉइल डिपॉजिट a large area, soil deposit over large area is influenced and the results therefore represents an overall coefficient of permeability of large mass of soil, ठीक है। तो बहुत बड़ा एरिया का इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए ये ओवरऑल प्रोबेबिलिटी दिखाएगा, कोफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी दिखाएगा बड़े सॉइल, बहुत बड़े लार्ज मास ऑफ सॉइल के लिए, ठीक है। इसको नोट करेंगे हैं कि ये जो मेथड है, दिस इज कॉस्टली, दिस मेथड इज कॉस्टली एंड जस्टिफाइड। प्रोजेक्ट्स के लिए होगा जस्टिफाइड, लार्ज लार्ज प्रोजेक्ट। ऐसे ही पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है। पंपिंग आउट मेथड के अंदर वो मेथड किस तरीके से पंपिंग आउट करते हैं अभी थोड़ी देर में पढ़ लेंगे। इंट्रोडक्शन आपका ये बनेगा, ठीक है, नोट करो इसे। सर थोड़ा फोन डेटा पे ट्राई करके देखो। फोन डेटा पे चलो ट्राई सर, क्या पता कुछ फर्क पड़े। पहले इसको लिख लो, फिर मैं ट्राई करता हूँ इस पे, ठीक है। फिर मेरे को स्क्रीन थोड़ा ऑफ करना पड़ेगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है
पंपिंग इन मेथड। पंपिंग आउट का मतलब था पानी को बाहर निकाला जमीन में से। पंपिंग इन का मतलब है पानी को पंप करना है जमीन के अंदर। ठीक है, इस तरह से पानी में खड्डा डाल के पानी को पंप करना है जमीन के अंदर। तो आप खुद सोचें किस मेथड के अंदर ज्यादा एरिया इन्फ्लुएंस होगा, पंपिंग आउट में कि पंपिंग इन में? पंपिंग आउट। पंपिंग आउट में तो ज्यादा एरिया आप लोग इन्फ्लुएंस कर दोगे। पंपिंग इन में क्या है कि छोटे से एरिया, पर्टिकुलर जो सॉइल होगा ना इसके अराउंड, जो आपने खड्डा किया इसके अराउंड जो सॉइल होगा उसी के अंदर आपको इफेक्ट दिखेगा, उसी का आप टेस्ट में रिजल्ट देख पाओगे, बहुत बड़े सॉइल का नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो ये जो आपका पंपिंग इन मेथड होता है तो इसका क्या है, ठीक, तो दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को मैं के लिखूंगा, डिटरमाइन द के ऑफ एन इंडिविजुअल स्ट्रेटम, ऑफ एन इंडिविजुअल स्ट्रेटम। ठीक है, इन विच इंडिविजुअल स्ट्रेटम इन विच ए होल इज ड्रिल्ड, एक होल ड्रिल करके उसके अंदर पानी भर देंगे इस तरह से। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट है इसके अंदर, अब मुझे बताएं कि अगर एक्यूरेसी की बात करोगे तो एक्यूरेट ज्यादा कौन सा होगा, पंपिंग इन की पंपिंग आउट? ठीक है, ज्यादा रिलायबल कौन सा होगा? इकोनॉमिक कंसीडरेशन मत लो अभी, सिर्फ ये सोचो कि पंपिंग आउट ज्यादा इकोनॉमिक होगा, हाँ पंपिंग आउट ज्यादा एक्यूरेट होगा कि पंपिंग इन ज्यादा एक्यूरेट होगा? पंपिंग आउट आपका ज्यादा एक्यूरेट होगा। पंपिंग आउट मेथड gives more reliable results। ठीक है, तो पंपिंग आउट जो है एक्यूरेसी की टर्म में वो ज्यादा अच्छा है, पंपिंग आउट मोर एक्यूरेट। ठीक है, ये बात भी हो गई। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट इज पंपिंग इन मेथड, pumping in test gives the value of k, gives the value of k यानी कि coefficient of permeability for stratum of stratum। पहले हमने पढ़ा कि इंडिविजुअल स्ट्रेटम, एक स्ट्रेटम के बारे में देखा, हम पढ़ रहे हैं फॉर स्ट्रेटम विच इज जस्ट क्लोज, फॉर स्ट्रेटम जस्ट क्लोज टू द होल, जो बिल्कुल पास में होगा होल के, उसी के बारे में बताएगा। ठीक है, next point, pumping in method is cheaper, pumping in tests is cheaper than pumping out, pumping out। ठीक है, तो ये जस्टिफाइड किसके लिए रहेगा, जस्टिफाइड फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स, स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, दो तरह के होते हैं ये मेथड, बेसिकली हमने ये मेथड्स नहीं पढ़ने होते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये दो तरह के मेथड होते हैं, पहला मेथड होता है इसमें ओपन एंड मेथड। ठीक है, और दूसरा जो एग्जांपल है इस मेथड का दैट इज पैकर टेस्ट। ठीक है, सिर्फ नाम नोट कर लें, अदरवाइज इसके अलावा आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी पंपिंग में। ठीक है, तो आई थिंक ये दोनों सर पंपिंग इनके ही हैं। हाँ ये पंपिंग इनके हैं, पंपिंग आउट के अभी मैं कराने लगा हूँ, उसको पढ़ना होता है हमने। हो गया है, यस जी सर। सर।
आज जिसमें मैं रोज पढ़ा था वो चल ही नहीं रहा सॉफ्टवेयर। आज आवाज भी साफ नहीं आ रही है, सॉफ्टवेयर भी नहीं चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा आज क्या हो रहा है। ये मैंने चलाया भी नहीं है पहले, जिसमें आज पढ़ा रहा हूँ। सर कंट्रोल ए करके करे। इसमें कीपैड नहीं है यार। अच्छा कीपैड में लगा है। आज बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इसको ऑपरेट करने में। दूसरा वाला चल ही रहा जिसमें ब्लैक स्क्रीन आई थी पहली बार। सर जो सबसे पहले यूज करते थे रोहित सर जो अभी करते हैं, सबसे पहले वाला कौन सा, जो लैपटॉप? पता नहीं जिसमें रोहित सर पढ़ाते हैं। वो माइक्रोसॉफ्ट का जो हाँ वो लैपटॉप है। वो लैपटॉप में पढ़ाते हैं। यार भले क्या डेट है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग एक्वीफर। पहले बताओ आप लोग कि एक्वीफर क्या होता है। व्हाट इज एक्वीफर? सर सतारा वाटर bearings. all Anganwadi informed to attend Anganwadi Ludo A for seeing mobile phone sign up on is must tomorrow। हरमीत यार माइक ऑफ करो ना हरमीत। टाइम ने क्लिक किया तब वो करो सोच लो। हरमीत व्हाट इज एक्वीफर? ठीक है, तो एक्वीफर एक हमारा ऐसा सॉइल डिपॉजिट होता है जिसके अंदर पानी स्टोर हुआ होता है, और वो जो डिपॉजिट है वो पानी को बाहर निकालना भी, आप उसमें से बाहर पानी बाहर भी निकाल सकते हो, मतलब अलो कर देता है पानी आप उसमें से बाहर निकाल पाओ, मतलब कि वो परमिएबल भी है। ठीक, तो एक्वीफर कैसा सॉइल डिपॉजिट है? ए सॉइल डिपॉजिट which is pervious in nature and allows extraction of water। ठीक है, तो परवियस भी है नेचर में और एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर भी वो अलो करता है। ठीक है, तो दो तरह के एक्वीफर हमारे पास होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्वीफर। फर्स्ट वन इज अनकन्फाइंड एक्वीफर एंड सेकंड इज कन्फाइंड एक्वीफर। ठीक है, तो अनकन्फाइंड और कन्फाइंड क्या होता है वो अभी हम देखने लगे हैं। ठीक है, पहले आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लें। सर वो पंपिंग आउट वाले वो नहीं पढ़ेंगे आप कह रहे थे ना? वही Methods. पढ़ा रहा हूँ मैं, वही तो पढ़ा रहा हूँ अभी। चौधरी सर उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग। ठीक है। ठीक है, तो एक्वीफर आपने पढ़ लिए कि एक्वीफर दो तरह के हैं, अनकन्फाइंड और कन्फाइंड। तो स्टार्ट करते हैं पहला एक्वीफर, दैट इज अनकन्फाइंड एक्वीफर। इसी में लगाएंगे हम लोग पंपिंग आउट मेथड। ठीक है, अनकन्फाइंड एक्वीफर मतलब कि जैसे कि कोई इस तरह से
रॉक है, ठीक है। और इस रॉक के ऊपर कुछ इस तरह का आपका सॉइल है, ठीक। और इस सॉइल में हमने क्या किया, इस सॉइल के अंदर हमने इस तरह से एक वेल बना दिया, ठीक। और वेल, जो वेल बना है उसमें से क्या निकालना है हम लोगों को, पानी बाहर निकालना है, डिस्चार्ज बाहर निकालना है, ठीक। ये जो मेन वेल होता है इसे कहते हैं मेन वेल। इसका एक सेंटर लाइन होता है, दिस इज द सेंटर लाइन ऑफ मेन वेल, ठीक है। तो इसका नाम मैं लिख दूं यहाँ पर, दिस इज मेन वेल। और नीचे क्या है, नीचे का सरफेस जो बनाया मैंने, ये सारा नीचे जो लेयर है ये रॉक का लेयर है, जिसमें ना साइन शो किया इस तरह से, ठीक है। ये रॉक हो सकता है या कोई इम्परमिएबल डिपॉजिट हो सकता है। इम्परमिएबल मतलब कि जो परमिएबिलिटी अलो नहीं है, जिसके अंदर जो परमिएबल नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना होता है पंपिंग आउट मेथड में, एक मेन वेल बनाना होता है और मेन वेल के साथ दो ऑब्जर्वेशनल वेल्स भी बनाने होते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल कैसे बनेंगे, वो मेन वेल के साइड पर ही बनते हैं, इस तरह से एक ऑब्जर्वेशन वेल यहाँ बन जाएगा और एक ऑब्जर्वेशन वेल यहाँ बन जाएगा, ऐसा, ठीक। अब जैसे कि अगर ये सॉइल डिपॉजिट है तो इसके अंदर पानी है, एक्वीफर का मतलब क्या है, उसके अंदर पानी स्टोर हुआ है, तो पानी का कुछ ग्राउंड लेवल भी होगा। लेट अस से कि पंपिंग, ये बोर वगैरह करने से पहले जो पानी का लेवल था वो ये था ब्लैक, दिस इज द ग्राउंड वाटर टेबल, ओरिजिनल ग्राउंड वाटर टेबल जो पहले था बिफोर पंपिंग। पर जैसे ही आपने पंपिंग स्टार्ट किया तो क्या होगा, पानी बाहर निकालोगे तो बहुत बड़े एरिया का क्या होगा, वो ग्राउंड वाटर टेबल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम एक इसकी फाइनल पोजीशन बता देते हैं कि इस तरह से आपका ग्राउंड वाटर टेबल बाद में आ गया, ऐसा ऐसा, ठीक है। थोड़ा विजुअलाइज करके सोचेंगे, अगर सेंटर में मतलब पानी इस तरह से आएगा, इसमें कैसे फ्लो होगा पानी, पूरी सॉइल में से रेडियली, बात समझ आ रही है, सारी सॉइल सॉइल के अंदर से पानी कैसे निकल के आएगा, रेडियली आके किसमें आएगा, वेल के अंदर, और वेल में से कहाँ ऊपर से, वेल में से लिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये जो मैंने कर्व बनाया है ये बेसिकली आपका क्या है, वाटर टेबल की पोजीशन है आफ्टर पंपिंग, ठीक है, या ड्यूरिंग पंपिंग। बात समझ आ गई, आवाज सुनाई दे रही है, जी सर, जी सर। ठीक है। अब देखना, अब हमने इसमें बेसिकली क्या है, फॉर्मूला हमको याद करना होता है। उस फॉर्मूला में जो जो टर्म यूज होना है वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। पहला तो क्यू यूज होना है, क्यू मतलब कि कितना डिस्चार्ज आप मेन वेल से बाहर निकालोगे। ये आपके दो ऑब्जर्वेशन वेल हैं, ये दो, ठीक है। ऑब्जर्वेशन वेल का कितना डिस्टेंस है इनकी सेंटर लाइन का फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ वेल, ठीक है। इसको ले लो H2, और H2 क्या लिया है आपने, हाइट लिया है यहाँ पे, कि वाटर, जो वाटर लेवल है किसके अंदर, ऑब्जर्वेशन वेल का, उसका ग्राउंड से कितना हाइट है वो आपका H2 आ गया। बात समझ आई। और H2 का डिस्टेंस कितना हो गया फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ वेल, इट इज R2। और ये वाला, ठीक है गाइस। हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे ऑब्जर्वेशन वेल, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास ये दो ऑब्जर्वेशन वेल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। और दोनों ऑब्जर्वेशन वेल्स का जो रेडियल डिस्टेंस है, एक पहले वाले ऑब्जर्वेशन वेल का कितना है, दैट इज R1, और सेकंड वाले ऑब्जर्वेशन वेल का कितना है, R2, ठीक है। तो रेड वाला जो साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि इन ऑब्जर्वेशन वेल्स के अंदर वाटर टेबल का लेवल अब क्या है, बिफोर पंपिंग वो ये लेवल था, आफ्टर पंपिंग रेड वाला लेवल है, ठीक है। तो बिफोर पंपिंग अगर ब्लैक था तो रेड आफ्टर है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे ड्रॉ डाउन इन वेल, ऑब्जर्वेशन वेल 1। इसको क्या बोलेंगे, ड्रॉ डाउन इन ऑब्जर्वेशन वेल 2, ठीक है। और ये इसका सेंटर लाइन है जहां तक इसका रेडियल डिस्टेंस है,
ये इसका सेंटर लाइन है जहां तक रेडियल डिस्टेंस है R2, ठीक। उसके बाद क्या है, जितना ड्रॉडाउन हुआ, अगर रेड वाले की हाइट देखी जाएगी फ्रॉम बिलो, ठीक है, तो वो हाइट क्या निकल आएगा इस तरह से H2 और इस तरह से H1, ठीक है। तो H1 H2 क्या है कि राइज ऑफ वाटर टेबल, ठीक है। करंट वाटर टेबल क्या है ऑब्जर्वेशन वेल में, दैट इज H1। करंट वाटर टेबल ऑब्जर्वेशन 2 में क्या है, दैट इज H2, ठीक है। तो हम ये H1 H2 कैसे निकाल सकते हैं। अब एग्जाम के अंदर क्या है, कई बार हमें S1 और S2 का वैल्यू दिया होता है, एग्जाम में हमें S1 और S2 का वैल्यू दिया होता है, ड्रॉडाउन्स का वैल्यू दिया होता है, और हमें H1 और H2 चाहिए फॉर्मूला में पुट करने के लिए। फॉर्मूला थोड़ी देर में डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक। तो ये आपका पहले देखें, आपकी ये जो लाइन है वो क्या था, वाटर टेबल बिफोर पंपिंग। तो ये जो लाइन, ये डिस्टेंस कितना ले लो, H0। तो H0 को बोल दो इनिशियल वाटर टेबल लेवल, इनिशियल वाटर टेबल लेवल प्रायर टू पंपिंग, बिफोर पंपिंग, ठीक है, बिफोर पंपिंग, ठीक। तो अब आप लोग H1 निकाल सकते हैं। H1 कैसे करोगे, H0 माइनस S1 और H2 H0 माइनस S2। तो इस तरह से H1 और H2 की वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और फॉर्मूला लिखने के लिए ये दोनों वैल्यूज आपको रिक्वायर्ड थी, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं परमेबिलिटी का, ठीक है। आपको डायरेक्टली फॉर्मूला ही याद रखना है, डेरिवेशन के अंदर हम लोग नहीं जाएंगे, इतना टाइम है नहीं हमारे पास। तो K इज इक्वल टू 2.303 Q log 10, ठीक। यहाँ पे लिखना रेडियल डिस्टेंसेस को, तो बड़ा वाला कौन सा है, R2 बड़ा वाला है, R2 छोटा वाला है, तो R2 अपॉन R1 डिवाइड में कर देना है पाई। H1 और H2 में कौन सा बड़ा है, H2 बड़ा है, तो H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बना, और इसमें लॉग का बेस क्या है 10। लॉग नेचुरल में भी लिख सकते हैं, तो वो फॉर्मूला बनेगा K इक्वल टू Q log n R2 अपॉन R1 डिवाइड में पाई, नीचे सेम रहेगा, पाई H2 माइनस H1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप लोगों को कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। कैसे log 10 को log n में कन्वर्ट करना है, log n को log नेचुरल को log 10 में कन्वर्ट करना है। तो log नेचुरल को अगर log 10 में कन्वर्ट करना रहता है तो हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूलाज आपके यहाँ पर हो गए हैं परमेबिलिटी के। इन दो फॉर्मूलाज के अलावा हमने दो फॉर्मूलाज और डिस्कस करने हैं, पहले ये नोट कर लें फिर उसका डिस्कस करते हैं। तब तक मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। ठीक है, थर्ड जो फॉर्मूला हमारा बनना है, ठीक है, उसको देखना जरा। अच्छा, अब क्या है कि जब वाटर टेबल को आप लोग पंप कर रहे हो तो आपको पता है कि बहुत बड़े एरिया का वाटर टेबल डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहीं आपकी रेड लाइन आके आपकी ब्लैक लाइन से मीट करेगी, ठीक है। मतलब ये वो, इसको अगर मैं रेडियस के फॉर्म में लिखूं तो वेल की सेंटर लाइन से ये डिस्टेंस क्या होगा, कैपिटल आर। कैपिटल आर आपका वेल के सेंटर लाइन से वो डिस्टेंस दिखा रहा है जहां पर आपका बिफोर पंपिंग का वाटर टेबल लेवल और आफ्टर पंपिंग का वाटर टेबल लेवल आके मीट कर रहा है। दैट मींस यहीं तक इन्फ्लुएंस है, तो इसी आर को आप लोग क्या बोलते हो, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो आप लोग वेल का रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं कि कितनी दूर तक वो आपका इफेक्ट कर रहा है बाय नोटिंग डाउन द परमेबिलिटी। फर्स्ट पहले परमेबिलिटी निकालो, फिर आप रेडियस भी निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला आप लोगों के पास है, R इज इक्वल टू 3000 D अंडर रूट के, 3000 D अंडर रूट के, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर K आपका परमेबिलिटी पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए। तो D पता है आपको, D होता क्या है पहले ये देख लें। D आपका होता है ड्रॉ डाउन इन मेन वेल, ड्रॉ डाउन इन मेन वेल। तो मेन वेल में पहले आपका वाटर टेबल लेवल क्या था बिफोर पंपिंग, तो वो ये ब्लू लाइन दिखा रही है, आफ्टर पंपिंग ये रेड लाइन दिखा रही है। तो ये आपका बनेगा ड्रॉ डाउन इन मेन वेल, डी, ठीक है। तो ये तीसरा फॉर्मूला आप लोगों के लिए हो गया। इधर से आप लोग रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है, डन।
ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला एक आप और देखें, दैट इज फोर्थ फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, फोर्थ फॉर्मूला। वो हमारा फर्स्ट फॉर्मूले से बहुत रिजेंबल करता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, ऑब्जर्वेशन वेल्स को नहीं लेना, तो मैं इसको मिटा देता हूँ ऑब्जर्वेशन वेल को यहाँ पर, ठीक। तो ऑब्जर्वेशन वेल्स को नहीं देखना है, ठीक। तो इसके लिए डायग्राम देखो अलग बनेगा इस तरह से। और हमेशा मेन वेल कहाँ तक पेनिट्रेट करते हैं, आपकी रॉक तक, ठीक है, इस तरह से। अब मान लो कि इसका ग्राउंड वाटर टेबल पहले कुछ ऐसा था, ब्लू लाइन से डिनोट कर दिया डॉटेड लाइन से, कि पहले आपका ग्राउंड वाटर टेबल ऐसा था कुछ, ग्राउंड वाटर टेबल। बट आफ्टर पंपिंग ये कैसा हो गया, आफ्टर पंपिंग ये फॉल हो गया इस तरह से, कहीं पे जाके इस तरह से ये फॉल हो गया, ठीक है। ये जो आया है ये क्या है, ड्रॉडाउन इन मेन वेल है। ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ द वेल, जहां पे वाटर लेवल्स मीट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो रेडियस ऑफ वेल। पहले हाइट क्या था पानी का बिफोर पंपिंग, दैट वाज h नॉट। अब हाइट क्या हो गया है, तो h नॉट में से d माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा। अब हाइट हो गया है वाटर टेबल का मेन वेल में स्मॉल h। अब देखना इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं ये फॉर्मूला इस तरह से लिखूंगा। तो फोर्थ फॉर्मूला हमारा है k इज इक्वल टू 2.303 q log 10। अब r1 r2 अपन r1 क्या थे, रेडियल डिस्टेंसेस थे, पर यहाँ पे तो ऑब्जर्वेशन है नहीं हमारे पास। तो एक हमारे पास डिस्टेंस रेडियल कौन सा है, r है, एक rw है। तो बड़ा वाला को क्या करना है, न्यूमरेटर में रखना है, r अपॉन rw। तो डिवाइड में कर देंगे पाई, h2 माइनस h1 नहीं है, तो कौन कौन सा डिस्टेंस है, h नॉट लेवल है और स्मॉल h लेवल है। तो h नॉट स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर। दिस इज योर फोर्थ फॉर्मूला। आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। तो ये चार फॉर्मूलेज आप लोग अनकन्फाइंड एक्वीफर्स के अंदर याद रखेंगे। इज दिस क्लियर, ठीक है। इसको पॉज करके नोट कर लेना, मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है कन्फाइंड एक्वीफर। देखो अनकन्फाइंड और कन्फाइंड में क्या फर्क होता है उसको समझेंगे पहले, ठीक। अनकन्फाइंड का मतलब कि वो एक साइड से ही आपका कन्फाइंड था, नीचे उसके रॉक था ना एक साइड से, इस तरह से। कन्फाइंड का मतलब क्या है कि एक्वीफर जो है वो दो इम्परमिएबल फॉर्मेशंस के बीच में है। तो मतलब जैसे ये आपका ग्राउंड लेवल है इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका रॉक है और बीच में आपका एक्वीफर है। तो आपका एक्वीफर क्या है, सैंडविच है बिटवीन दो रॉक्स या दो इम्परमिएबल, ठीक है। तो ये आपका हो गया कन्फाइंड एक्वीफर, ठीक। अब देखें इस एक्वीफर में क्या होगा, पानी तो होगा क्योंकि एक्वीफर के अंदर पानी होता ही है, पानी स्टोर करता है। तो ऊपर रॉक के वेट के कारण क्या होना है, जो नीचे वाला एक्वीफर है वो अंडर ग्रेट प्रेशर होगा। प्रेशर में मतलब जो एक्वीफर का प्रेशर होगा, एक्वीफर के पानी का प्रेशर होगा, वो अंडर ग्रेट प्रेशर होगा, ठीक है, पानी प्रेशर में होगा, ठीक है। इस चीज को डायग्राम बना के समझाते हैं, नोट कर लेना इसको, ठीक है। तो पेनिट्रेट तो करना पड़ेगा आप नीचे वाली रॉक तक, ठीक है। ऊपर भी आपका क्या है, इस तरह से रॉक है, नीचे भी आपका रॉक है।
और बीच में आपका यहाँ पर एक्यूफर है। ठीक है, अब देखो एक्यूफर में आप जैसे ही इस एक्यूफर तक आप पहुंचेंगे तो जो इसमें वाटर टेबल होगा इसमें एक्यूफर के अंदर, अब वो कैसे आपको दिखेगा, तो कहाँ आ जाएगा, रॉक के, वो यहाँ पर नहीं शो करेंगे, हम इस तरह से शो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ का पानी प्रेशर में है। तो जब प्रेशर में पानी है तो जैसे ही आप ड्रिल करोगे तो पानी आपको कहीं रॉक के सरफेस में दिखेगा, इस तरह रॉक की थिकनेस के अंदर। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पानी आपका था प्रेशर के अंदर। तो जो हमारा ये जो है पानी का जो राइज हो गया रॉक के अंदर, इसको हम इमेजिनरी वाटर टेबल के साथ दिखाते हैं इस तरह से। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इमेजिनरी वाटर टेबल, या फिर पोटेंशियोमेट्रिक लेवल भी लिख सकता हूं, पोटेंशियोमेट्रिक लेवल ऑफ वाटर। मतलब पानी किसमें है, आर्टिशियन प्रेशर के अंदर है पानी, इसको बोलते हैं आर्टिशियन प्रेशर। पानी आपका आर्टिशियन प्रेशर के अंदर है। ठीक है, अब आप लोग इसमें क्या करोगे, अब पंपिंग स्टार्ट कर दोगे इस तरह से। ठीक है, आप लोगों ने इसमें पंपिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, पंपिंग स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ, ये वाटर टेबल जो है वो इस तरह से डिप करेगा मेन वेल में, इस तरह से डिप करेगा। इज दिस क्लियर। कन्फाइंड एक्वीफर में क्या होता है, आपको इसका डेप्थ भी गिवन होता है क्वेश्चंस के अंदर, डेप्थ ऑफ कन्फाइंड एक्वीफर है डी। ठीक है, सेम तरीका है इसके अंदर भी, आप लोग दो ऑब्जर्वेशंस वेल बनाओगे इस तरह से। ठीक है, एक इस तरह से। ठीक, उनके अंदर कितना ड्रॉडाउन हुआ वो आप मेजर कर लोगे, S2 S1, बॉटम से उसका कितना हाइट है वो भी देख लोगे। कैसे देखोगे, जो आपका पहले H0 आएगा उसमें से ड्रॉडाउन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, H1 और यहाँ पर H2। इज दिस क्लियर। ओके, तो फॉर्मूला में यहाँ थोड़ा सा चेंज है, लेट अस लुक एट द फॉर्मूला नाउ। ठीक, so first formula for this, K is equal to 2.303 Q log 10, रिलेटिव डिस्टेंस लिख लो, इसका कितना है सेंटर लाइन से, ऑब्जर्वेशन वेल 2 का R2 है, इसका कितना है R1 सेंटर लाइन से। ठीक है, तो ये सेम रहेगा R2 अपॉन R1, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ डिनोमिनेटर में चेंज है। ठीक है, वहां होता था पाई और होता था H2 माइनस H1 का स्केयर, यहाँ पे स्केयर नहीं करना, H2 माइनस H1 करना है और यहाँ पर 2 लगा दो। ठीक है, ये 2 पाई इंटू साथ में थिकनेस ऑफ आ जाएगा कन्फाइंड एक्वीफर। दिस इज द फॉर्मूला, थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, पाई के साथ यहाँ डी भी आया और 2 भी आया, वहां स्केयर कट जाएगा। अगर दूसरा फॉर्मूला लिखना है, कौन सा फॉर्मूला, लॉग एन के केस में, तो वो भी लिख सकते हो, 2.303 को हटा दो, क्यू लॉग एन R2 अपॉन R1 2 पाई डी H2 माइनस H1। तो ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। थर्ड फॉर्मूला लिखना है, किसके इसकी टर्म्स में लिखेंगे, वो थर्ड फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग रेडियस ऑफ वेल की टर्म में। ठीक है, तो ये आपका क्या है, जहां पे मीट कर रहा है लाइन, दिस इज रेडियस ऑफ वेल, सॉरी रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, और ये आपका क्या है, रेडियस ऑफ वेल। तो लिख सकते हैं बाय लुकिंग एट द फर्स्ट फॉर्मूला, K is equal to 2.303 Q log 10, क्या आ जाएगा, R अपॉन स्मॉल r W। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 2 पाई डी। ठीक, पहले कितना लेवल था H0, बाद में कितना हो गया गिर के H, तो ये आपका ड्रॉडाउन आ गया मेन वेल में। ठीक है, और ये आ गया कितना H0 माइनस स्मॉल h, दिस इज थर्ड फॉर्मूला। ठीक है, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस वैसे ही निकलेगा जैसे उस केस में निकला था, R इज इक्वल टू 3000 D अंडर रूट के। तो ये चार फॉर्मूला आपके पास कन्फाइंड एक्वीफर के भी आ गए। ठीक है, डन, ओके।
10 meter thick confined aquifer gives the steady state discharge gives steady state discharge of 0.03 meter cube per second through the well of 50 centimeter radius. Due to pumping, the height of water in the well, is dropped from 15 centimeter to 15 meter centimeter नहीं meter to 10 meter, and the radius of influence is obtained as 500 meter. के का वैल्यू बता दो, ये क्वेश्चन है। और देखो अब आजकल एसएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कम पूछते थे, बट आजकल इन लोगों ने भी अच्छे न्यूमेरिकल्स पूछना शुरू कर दिए। तो आपका तो पेपर ही काफी देर बाद हो रहा है, तो अभी हमें कुछ पता नहीं है कि कैसा पेपर आ जाएगा इस बार। सर पुराने क्वेश्चन ही खत्म हो गया, अब यही कुछ बचा है। क्वेश्चन खत्म हो गए नहीं, वो कश्मीरी कोटा वाला पेपर तो बहुत गंदा डाला था इन्होंने। गंदा मतलब कि पूरा थ्योरेटिकल पेपर डाला था उनका पेपर। उनके पेपर से अच्छे तो 2015 और 16 का पेपर अच्छा था उनसे। सर उनका कट ऑफ तो बहुत लो गया था। हाँ, तो वो पेपर ही बहुत खराब डाला था। पेपर को देख रहा था मैं, वो तो बहुत ऐसे ही बेकार सा पेपर था। पर उससे 2015 और 16 का पेपर अच्छा था। ठीक है, तो अब जब हमने फॉर्मूला पढ़ ही लिया तो थोड़ा सा 5 मिनट लगा के न्यूमेरिकल कर लेंगे। एक सॉल्व तो कुछ नहीं जाएगा हमारा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करें। सर ये आ रहा है 0.66 ए पार्ट 10 raised power -1। वेरी गुड। कैलकुलेटर तो नहीं यूज किया? कैलकुलेटर यूज किया? सर ऐसे कैसे लॉग निकालेंगे? यस सर। अरे लॉग याद रखने पड़ेंगे कुछ वैल्यूज। ठीक है, पहले मैं लॉग याद कराता हूँ आप लोगों को, बाकी क्वेश्चन बाद में सॉल्व कराता हूँ। लॉग 0 कितना होता है? 0। लॉग 10 कितना होता है बताओ? 1 लॉग 100 2। लॉग 2 1000 3। लॉग 2 पॉइंट कितना? लॉग 2 बोलो। नहीं पता है। 5 पॉइंट 30 नहीं याद आ रहा। 0.30301। और लॉग 5 लॉग 3 कर लो एक। लॉग 3 कितना होता है? 0.4 लॉग 3 होता है 0.477। तो कम से कम इतने तो याद रखो। एक लॉग 5 भी कर सकते हो। लॉग 5 0.698 0.5 0.69 0.7 भी ले सकते हो। तो कम से कम अपनी प्रेपरेशन में इतने लॉग तो याद रखो कम से कम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो लॉग 1000 की वैल्यू आपको आएगी निकालने को, तो वो 3 होनी है, वो तो याद होनी चाहिए सबको। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 10 मीटर का कन्फाइंड एक्यूफर है, मतलब एक्यूफर का डेप्थ कितना है। सॉल्यूशन कराना जिन लोगों से नहीं हुआ वो देखें जरा। 10 मीटर डिस्चार्ज कितना देता है ये? 0.03 मीटर क्यूब पर सेकेंड थ्रू अ वेल। वेल का रेडियस दिया है 50 सेंटीमीटर।
कहता है ड्यू टू पंपिंग द हाइट ऑफ वाटर इन द वेल ड्रॉप्ड फ्रॉम 15 to 10, तो मतलब एच नॉट कितना था 15 मीटर, 5 गिर गिर के कितना हो गया, स्मॉल डी 5 हाँ स्मॉल डी 5, हाँ बट मेरे को लगता है इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस कितना मिला है 500 मीटर। अब सीधा फॉर्मूला लगाना है k इक्वल टू 2.303 इंटू क्यू log 10, ठीक है, अपॉन आर डब्ल्यू डिवाइड में 2 पाई डी एच नॉट माइनस एच वन, ठीक है। बाकी सब वैल्यूज पुट कर लोगे, यहाँ देखना लॉग में आर कितना है, आर आपका है 500 मीटर और नीचे क्या है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से तो अगर मीटर को सेंटीमीटर बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 10, तो ये log 1000 आ गया आपका, log 1000 की वैल्यू क्या है log 3। बस इसको यहाँ इतनी सी नॉलेज होनी चाहिए थी कि log 1000 की वैल्यू 3 होती है, तो क्वेश्चन आसान हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका 0.66 आंसर आएगा घर, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसको कैलकुलेशन में। डन। चलें आगे। यस सर। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दो फॉर्मूले आएंगे, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड सॉइल्स के। परमेबिलिटी में यही प्रॉब्लम है, परमेबिलिटी में फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा है, तो आप लोग अभी से इसको 2-3 बार फॉर्मूला को लिख लिख के याद कर लेना, ठीक। फॉर्मूला कॉपी बना रहे हैं आप लोग जी या नहीं सर। बना रहे हैं? बना रहे हैं। तो परमेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल, इसमें केस 1 आपका आता है फ्लो पैरेलल टू बेडिंग प्लेन, फ्लो पैरेलल टू बेडिंग प्लेन। पैरेलल का मतलब ये है कि आपके ऐसे सॉइल लेयर्स हैं, जैसे मान लीजिए हमने 3 सॉइल लेयर्स हमारे पास, इन 3 का जो थिकनेस है वो अलग अलग है। जैसे पहले लेयर का थिकनेस H1 है, दूसरी लेयर का थिकनेस H2 है, थर्ड लेयर का थिकनेस H3 है, और हर लेयर का कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी भी अलग अलग है। पहले लेयर का मान लेते हैं K1 है, दूसरी लेयर का K2 है, तीसरी लेयर का K3 है, ठीक है। और इस तरह से आपका फ्लो आ रहा है, ये फ्लो है आपका, ठीक है। तो अब बताओ फ्लो पैरेलल है बेडिंग प्लेन के, तो ये प्लेन है बेडिंग प्लेन, तो फ्लो इज पैरेलल टू दी बेडिंग प्लेन, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक एवरेज परमेबिलिटी निकालते हैं पूरे सॉइल सैंपल की, के इक्वलेंट, ठीक है। जो इसका सैंपल का कितना डेप्थ होता है टोटल, H1 प्लस H2 प्लस H3। तो हम कहते हैं कि जो सॉइल पड़ा है यहाँ पर, इसका एक इतना है, इतना हमारा कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, मतलब एवरेज इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है। तो ये निकालने का डायरेक्टली फॉर्मूला हम लोग यहाँ याद करेंगे, ठीक। तो फॉर्मूला इस तरह से लिखा जाता है, के इक्विवेलेंट जब फ्लो पैरेलल हो इज इक्वल टू K1 H1 प्लस K2 H2 प्लस K3 H3 अपॉन H1 प्लस H2 प्लस H3, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। अब एग्जाम में क्या होता है ना, एग्जाम में लोग भूल जाते हैं फॉर्मूला क्या है, उनको कुछ धुंधला धुंधला याद आता है, वो नीचे क्या करके आएंगे K1 प्लस K2 प्लस K3, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा अटेम्प्टेड मिस्टेक है यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर। अब अपने दिमाग में कुछ भी ट्रिक बनाओ, देखो डिराइव तो करोगे नहीं वहां बैठ के, कुछ भी ट्रिक बनाओ तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए कि डिनोमिनेटर में क्या है, न्यूमरेटर में क्या है। हो जाएगा। यस सर।
ठीक है, नेक्स्ट चलें आगे। सर ये तो वैसा है जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में वो फाइंड करते थे, मोमेंट ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स। चलें, जी इसको ड्राइव करना हो तो इसको ड्राइव कर सकते हैं यार, बहुत आसान है इसमें ड्राइव करना। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। हर लेयर में अगर ये डिस्चार्ज क्यू आ रहा है तो हर लेयर में एक अपना अपना डिस्चार्ज आएगा, Q1 Q2 Q3। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि जो टोटल क्यू है वो क्या हो जाएगा, Q1 + Q2 + Q3। ठीक है, इस तरह से। और दूसरी चीज आप यहाँ पे ये चीज फॉलो कर सकते हो कि आपका जो आई जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। पहले केस में आई विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू ऑल लेयर्स। ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि आई का वैल्यू क्या होता है, डेल्टा H/L। ठीक है, इस केस में L सबका सेम है। ठीक है, इस केस में जो भी हेड कॉजिंग फ्लो है वो सभी सॉइल्स के लिए सेम ही रहा होगा। ठीक है ना, ठीक है, सभी सॉइल में जैसे एंटर हुआ फ्लो वो सभी सॉइल्स के लिए क्या हेड कॉजिंग फ्लो सेम है, तो आई सबके लिए क्या है, सेम है। तो मैं ना ज्यादा लंबे रास्ते से आप लोगों को ले नहीं चाहता। ठीक है, आप लोग डायरेक्टली फॉर्मूला याद करो यार, वो ज्यादा इजी है। ठीक है, बाद में आप लोग क्या कर सकते हो, इसी फॉर्मूला में आप लोग इसको खोल खोल के लिख सकते हो अलग अलग चीजों को, फिर उसमें आई का वैल्यू सेम डालोगे, फिर वहां से कॉमन निकालोगे, फिर वहां से फॉर्मूला निकलेगा। तो कहीं वक्त ज्यादा होगा तो कराएंगे डेरिवेशंस, अभी जरूरत नहीं है। ठीक, बस एक बात याद रखना है कि फर्स्ट केस में आपका आई जो है वो कांस्टेंट निकल करके आता है, इतना सब पॉइंट याद रख लो। डन, यस सर। ओके। ठीक है, तो मैं फर्स्ट पॉइंट के नीचे एक नोट भी लिख सकता हूँ, नोट आप लोग लिख लेना। फर्स्ट केस के नीचे नोट आएगा, फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लोज द ग्रेडियंट ऑफ फ्लो यानी कि आई इज सेम बट वेलोसिटी इज डिफरेंट। वेलोसिटी हर सॉइल का अलग हो सकता है, वेलोसिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लेयर्स। हर लेयर का अपना अलग अलग वेलोसिटी होगा। ठीक है, बट आई सबके लिए सेम होगा, किस केस में, हॉरिजॉन्टल फ्लो के केस में। ठीक है, इसको नोट कर लें। डन, यस सर। ठीक है, सेकंड केस हमारे पास आएगा। सेकंड केस इज फ्लो perpendicular to bedding plane। perpendicular to bedding plane कैसे होगा, जब हमारा फ्लो इस तरह से है, ठीक है, और हमारे बेडिंग प्लेन्स जो हैं वो इस तरह से रेंज है, एक लेयर ऐसा है, एक लेयर ऐसा है, एक लेयर ऐसा है। इस टाइम ये H1 है, H2 H3 K3 K2 K1। इसका आपने इक्विवेलेंट बनाना है इस तरह से कि इक्विवेलेंट H1 + H2 + H3। इस केस में जो फॉर्मूला है, ठीक है, उसको भी ध्यान से देखेंगे। K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू H1 + H2 + H3 डिवाइड में H1/K1 + H2/K2 + H3/K3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस केस में पहले फ्लो किस में से गुजरेगा,
K1 में से, फिर किससे गुजरेगा, K1 से होके फिर K2 में जाएगा, फिर K3 में जाएगा। तो क्या I सबके लिए कांस्टेंट रहेगा इस केस में? नहीं, हर एक लेयर के लिए अपना हेड कॉजिंग फ्लो अलग है, तो I आपका इस केस में कांस्टेंट नहीं है। हाँ, डिस्चार्ज आपका कांस्टेंट रहेगा, डिस्चार्ज आपका हर केस में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बस ये कॉन्सेप्ट यूज करके वो फॉर्मूला जो है आपका उसमें यूज करके डिराइव करते हैं, तो उसमें हम जाएंगे नहीं, आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो। और दूसरी बात ये याद रखो कि आई कांस्टेंट क्यों नहीं है यहाँ पे, क्यों 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 कांस्टेंट है हर लेयर के लिए, ठीक है। डन। जी सर। जी सर। नेक्स्ट हमारे पास है और फैक्टर्स जिन पर परमेबिलिटी इफेक्ट करती है, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी। ये परमेबिलिटी के अंदर लास्ट टॉपिक होता है हमारा, ठीक है। इसके बाद परमेबिलिटी हमारी खत्म हो जाएगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी, तो इन जनरल अगर मैं बात करूं, मैं एक जनरल फॉर्मूला आप लोगों के सामने लिखूंगा, ठीक। वो फॉर्मूला है K is directly proportional to C DE square gamma W upon mu और E cube upon 1 plus E। इस तरह से ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में लगभग वो सारे फैक्टर्स हैं जिन पर परमेबिलिटी डिपेंड करता है। कि आपका कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, C आपका है कंपोजिट शेप फैक्टर, कंपोजिट शेप फैक्टर। DE है आपका रिप्रेजेंटेटिव ग्रेन साइज, रिप्रेजेंटेटिव ग्रेन साइज ऑफ सॉइल, जो कि कितना होता है सॉइल के केस में, कितना होता है बताओ, रिप्रेजेंटेटिव ग्रेन साइज जिसको इफेक्टिव साइज भी कहते हैं सॉइल का, D10 होता है, ठीक है, दैट इज D10। अच्छा, एक बात और समझेंगे, जितना ग्रेन बड़ा होगा क्या उसका सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम उतना ही कम होगा? समझ रहे हो बात? मतलब कि यस सर। ग्रेन का जो साइज होता है दैट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक सरफेस। ऐसा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्पेसिफिक सरफेस को, और स्पेसिफिक सरफेस मैंने आपको डिफाइन किया था आई थिंक पहले ही चैप्टर में। स्पेसिफिक सरफेस क्या होता है? सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर DE आपका इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू स्पेसिफिक सरफेस, तो आपका K क्या होगा? इट इंप्लाइज over K is also indirectly proportional to the specific surface area का square because it is directly proportional to DE का square। Is this clear? ठीक है। और थर्ड चीज तो आपको पता है, जो थर्ड कंपोनेंट लिखा है वो क्या है? गामा डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू क्या होता है आपका? यूनिट वेट ऑफ वाटर। और फोर्थ चीज तो विस्कोसिटी है, ये तो सबको पता है कि जिस फ्लूइड की विस्कोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, तो वो परमीबल कम करेगा, मतलब परमिबिलिटी को घटाएगा। अब शहद और पानी है, समझो बात को, ठीक है। तो विस्कोसिटी बढ़ने से क्या होता है? परमेबिलिटी पे असर पड़ता है। परमेबिलिटी क्या होती है? कम होती है, ठीक। ई यहाँ पर क्या है? वॉइड रेशियो, इज वॉइड रेशियो, लास्ट वन इज वॉइड रेशियो, इस फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। ये नोट हो गया? अभी नहीं। सर ये C क्यूब है या E क्यूब? EQ ये DE है, DE। अच्छा, ये
ये ई क्यूब है, ई क्यूब वॉइड रेशियो लिखा है ना, ई इक्वल टू वॉइड रेशियो। डन। चलें आगे। जी सर। ठीक है, आगे हमारे पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है जिसपे हमने बहुत बार क्वेश्चन देखे हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, हर लेवल के एग्जाम में। दैट फॉर्मूला इज एलन हेजन फॉर्मूला। एलन हेजन फॉर्मूला। सर डिनर के बाद रखो। इस फॉर्मूले को, चलो ठीक है, ओके, लेट्स हैव अ डिनर ब्रेक। कब तक चाहिए? 9:25 हो रहे हैं। 15-20 मिनट। 9:50। सर ये छोटे छोटे फॉर्मूले ठीक हैं, है। ये लिखा दो। हाँ सर करा दो अगर छोटा है तो। छोटे छोटे सर, एक एक नहीं लाइन नहीं, के। हम फिर डिनर करते हैं। 100 D10 वगैरह। चलो डिनर के बाद क्वेश्चन भी कराऊंगा ना इस पे। चलो आप फिर कराओ वहां से डिनर। ब्रेक लंबी करनी पड़ जाएगी ना। एक ही बात है सर, कर दो सर ब्रेक ही कर दो। क्या कर दूं? चलो सर ब्रेक अगर दे दी और मैंने। करेंगे फिर ब्रेक और लंबी हो जाएगी तो ठीक है सर। हाँ सर ठीक। ब्रेक मैंने दे दिया, बैठे रहो यहीं पे, जाओ। जी जी। भागो भागो दौड़ो। हेलो। जी सर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले थे एलन हेजन फॉर्मूला। ठीक है, तो इसे पढ़ते हैं, फॉर्मूले के अंदर क्या है। एलन हेजन फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमें बताता है परमेबिलिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में। ठीक है, और इसको में आपने लिखना है C इंटू D10 का स्क्वायर। यहाँ पे जो आप D10 का वैल्यू डालोगे वो आपको mm के अंदर भरना है। ठीक है, इंपेरिकल रिलेशनशिप है। आप D10 को mm में भरोगे, ठीक है, और आपको K किसमें मिलेगा? सेंटीमीटर पर सेकंड में। ठीक है, यहाँ पे जो C है उसका रेंज है 0.4 से लेके 1.2। ठीक, ये इस फॉर्मूले का एक्सप्रेशन है पहला। दूसरा एक्सप्रेशन जो इस फॉर्मूले का हम लिख सकते हैं दैट इज K इन सेंटीमीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 100 D10 का स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूले में आप जो D10 भरोगे दैट इज इन सेंटीमीटर। तो जो आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगा फॉर्मूला वो ज्यादातर इसके चांस रहते हैं, इस वाले के। ठीक है, 100 टाइम्स D10 स्क्वायर, पर ध्यान रखना है कि D10 को किस में भरना है? सेंटीमीटर। क्वेश्चन करते हैं फिर क्लैरिटी और हो जाएगी। फॉर्मूला नोट हो गया सबका? क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। A loose uniform sand with the rounded grains
has effective grain size of 0.05 centimeter. Coefficient of permeability for sand is option A 0.25 centimeter per second, option B 0.5 centimeter per second, option C 1 centimeter per second, ऑप्शन डी 1.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इफेक्टिव ग्रेन साइज आपको दिया है, मतलब D10 का वैल्यू दिया है, तो D10 का वैल्यू कितना दिया है 0.05 सेंटीमीटर, तो D10 सेंटीमीटर में दिया है और कुछ नहीं दिया, सी का वैल्यू नहीं दिया, तो मतलब पहला फॉर्मूला नहीं लगना। सी वाला फॉर्मूला लगाने के लिए आपको सी का वैल्यू तो चाहिए, और वहां पे मोर ओवर आपको D10 भरना भी किसके अंदर है, mm के अंदर। ठीक है, तो फॉर्मूला आप लोग सेकंड लगाएंगे, डायरेक्टली सेकंड फॉर्मूला से आंसर आ जाएगा 100 टाइम्स 0.05, ठीक है, का स्क्वायर। ये आपने सेंटीमीटर में भरा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 0.0025, ठीक है, ये आपका बन गया 0.25 सेंटीमीटर पर सेकंड के। ठीक है, ऑप्शन क्या हो गया सही, ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे। अब सबको नोट हो गया ये? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। This viscosity and unit weight. The viscosity and unit weight of percolating fluid. Percolating fluid are reduced to 65% and 95% respectively due to a rise in temperature. Due to rise in temperature, ऐसा लिखा है क्वेश्चन के अंदर। If other things remain same, if other thing remains constant, ठीक है, तो फिर कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन ए increased by 26%, option B increased by 53%, option C increased by 34.3%, option D increased by 46%। बताए क्या आंसर होगा? Increasing by 34.3%. क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से, कहता है कि विस्कोसिटी और यूनिट वेट जो है परकुलेटिंग फ्लूइड का, उनको रिड्यूस कर दिया गया है कितना, उनकी खुद की वैल्यूज का 65% और 95%। मतलब कि अगर पहले केस में आपका गामा डब्ल्यू था, दूसरे केस में कितना हो चुका है वो 0.95 गामा डब्ल्यू। समझे प्रॉब्लम को? अगर पहले केस में म्यू था तो दूसरे केस में कितना हो गया है 0.65, इस तरह से। ठीक है, अब आपको के बोल रहा है, बाकी बोल रहा है बाकी सब चीजों को क्या छोड़ दो, रिमेन कांस्टेंट ले लो। तो के का वेरिएशन क्या होता है? जो के का वेरिएशन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू गामा डब्ल्यू अपॉन म्यू। तो इसका मतलब ये हुआ K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू म्यू 2 अपॉन
गामा डब्ल्यू म्यू 1, ठीक है। तो डी पार्ट अगर ये ऐसा लिख दूं अगर मैं कि दूसरे केस में जो गामा डब्ल्यू है वो 0.95 पहले केस का हो गया, और पहले केस में जितना म्यू 1 है उसका दूसरे केस में कितना हो गया 0.65 टाइम्स, ठीक है। तो इससे मैं क्या लिख पाऊंगा, k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू अपॉन म्यू सेकंड का लिखना है, ठीक है। तो सेकंड का क्या आएगा 0.95 0.65 इतना इंटू म्यू 1 अपॉन गामा डब्ल्यू 1, गामा डब्ल्यू वन कैंसिल, म्यू 1 कैंसिल, ये कितना हो गया 0.95 अपॉन 0.65, तो ये पॉइंट हटा दिया, ये कितना है 19 अपॉन 13, तो 19 अपॉन 13 कितना होता है सर चेक करो, 1.46 होता है क्या, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो K2 है दैट इज 1.46 टाइम्स K1, इतना आ गया, ठीक है। तो 1.46 तो मतलब कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ, 46% से इंक्रीज हुआ। किसी का 46 आंसर नहीं आया, सर समझ नहीं आया कैसे निकालना। समझ नहीं आया। देखो यार समझाऊं सबको, किस किस को नहीं समझ आया, किस किस को आ गया, नहीं सर समझ आया सर। सर सर ये आगे जब समझ। पढ़ा था उस टाइम समझ नहीं आया, अब आया। अब आगे समझ। आप लैंग्वेज को देखो जी ना, सर समझ आया। आर रिड्यूस्ड टू, ये देखो रिड्यूस्ड टू 65%, मतलब पहले केस में अगर म्यू 1 था तो दूसरे केस में म्यू 2 कितना है 0.65 म्यू 1। इसी तरह से पहले केस में अगर डब्ल्यू गामा डब्ल्यू 1 था तो गामा डब्ल्यू 2 कितना रिड्यूस कर दिया उन्होंने 0.95 गामा 1। बाकी तो एक्सप्रेशन से डील किया हमने, इसमें तो हम ये पहले भी करते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। डन। मिटा दें, डन सर हो गया। हो गया। देखो जरा कितने बैठे हैं अभी तक, जब भागे हैं सारे 13 13 हो गए हैं, यस सर। तो ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, कुछ और फैक्टर्स की बात करते हैं जिन पे परमेबिलिटी हमारी डिपेंड करती है। मुझे लगा ये लंच के बाद आए, ये डिनर के बाद आए ही नहीं है बाकी, ये डिनर ही कर रहे हैं अब तक। सर लिटानी मार दी। क्या हुआ, कल कल रिकॉर्डिंग देखेंगे वो। अच्छा रिकॉर्डिंग, सर हैवी डिनर होता है शायद तो। लस्सी पी होगी। सो गया मेरे। आकाश भी नहीं है, आवाज भी नहीं है। उन्होंने तो खुश हो जाना था नहीं आए। तो पहले कहते हैं कम कर दो। चलो ठीक है। अच्छा देखो वो सर, तो पहले कह रहा था फॉर्मूले करा दो। चलो देखो यार, ठीक है। देखें समझे बात को, मैंने क्ले का आपको 2 स्ट्रक्चर करवाए थे, एक फ्लोकुलेटेड और डिस्पर्स्ड करवाया है? नहीं स्ट्रक्चर अभी नहीं। देखो नहीं किया है, अभी नहीं किया, चलो ठीक है करवा दूंगा बाद में। अच्छा देखो क्ले के 2 स्ट्रक्चर होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेट फोर्सेस ऑफ
नेट फोर्स कैसा है क्ले पार्टिकल्स के अंदर, तो क्ले के दो स्ट्रक्चर बनते हैं। अगर क्ले का पार्टिकल फ्लेकी होता है, पहली बात मैं बता दूं, उसके सरफेस पे एजिस पे चार्ज होता है पॉजिटिव और सेंटर में होता है नेगेटिव चार्ज, फ्लेकी पार्टिकल होता है। अगर क्ले के दो पार्टिकल के बीच में अगर नेट फोर्स जो आया रिपल्शन बना है, तो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा फ्लोक्युलेटेड बनेगा, अगर अट्रैक्शन बना तो आपका स्ट्रक्चर बनेगा डिस्पर्स्ड। डिटेल में थोड़ी देर बाद में बात कर लेंगे जब मैं करवाऊंगा, ठीक है। अभी देखें कि फ्लोक्युलेटेड स्ट्रक्चर कैसा होता है। फ्लोक्युलेटेड स्ट्रक्चर में क्या होता है, इस तरह का कुछ ओरिएंटेशन होता है, ऐसा। ठीक है, बात को समझना। यहां पर इस ओरिएंटेशन को देखो, ये कैसी है, इसको बोलते हैं एज और इसे बोलते हैं फेस। ठीक, ये एज है, ये फेस, तो इसे मैं लिख सकता हूं एज टू एज, या फिर ये एज टू फेस। एज टू फेस ये वाली होगी, एज टू एज ये वाली होगी, एज टू एज या फिर एज टू फेस। तो एज टू फेस या एज टू एज आपका कौन सा अपना शेप बनेगा, सॉरी कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, फ्लोक्युलेटेड स्ट्रक्चर। डिस्पर्स स्ट्रक्चर में क्या होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर आता है क्ले का। ये कौन सा ओरिएंटेशन है, डिस्पर्स्ड। देखो जरा वॉइड्स किस में कम है, डिस्पर्स में कि फ्लोक्युलेटेड में। डिस्पर्स में काम। वॉइड्स जो कम होते हैं वो डिस्पर्स में कम होते हैं। शेयर स्ट्रेंथ किस में ज्यादा होती है, किसने पढ़ाया आपको, मैंने पढ़ाया है। सर नंबर ऑफ वाइड्स इसमें ज्यादा है। शेयर स्ट्रेंथ आपका फ्लोक्युलेटेड का ज्यादा होता है, इसकी ज्यादा होती है, इसकी कम होती है। इसकी इसमें परमेबिलिटी ज्यादा होती है, इसमें कम होती है, ठीक है। पर इसकी कंप्रेसिबिलिटी कम होती है, इसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है। कंप्रेसिबिलिटी कम क्यों है, क्योंकि इसका शेयर स्ट्रेंथ हायर है। हायर क्यों है, देखो इसके पार्टिकल को ये पार्टिकल रिएक्शन दे रहा है, आप लोड लगाओगे ना इस पर तो क्या है, इसको रिएक्शन मिलता है, और डिस्पर्स स्ट्रक्चर में रिएक्शन नहीं आता, तो उसका शेयर स्ट्रेंथ कम है। इस पॉइंट से इसको याद कर लेंगे, ठीक है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप ये पॉइंट को इधर से याद रखेंगे। डन। तो डिस्पर्स में देखो कैसा ओरिएंटेशन है, फेस टू फेस, ठीक है। इस ओरिएंटेशन को बोलते हैं फेस टू फेस ओरिएंटेशन, ठीक। तो परमेबिलिटी में अब आप डायरेक्टली क्या पॉइंट लिखोगे, जो परमेबिलिटी में हमने पॉइंट लिखना था, किसकी परमेबिलिटी ज्यादा है, फ्लोक्युलेटेड स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो हम यहाँ पे पॉइंट लिख लेंगे, फ्लोक्युलेटेड स्ट्रक्चर has greater permeability, ठीक है, इस तरह से। हो गया नोट। यस सर, हो गया। क्ले का स्ट्रक्चर क्या होता है, बताओ अब, इतना तो बता सकते हो, फ्लेकी बोला ना मैंने, इसको याद रखना, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है, पहला फैक्टर तो ये हो गया। सेकंड फैक्टर हमारे पास है कि जो एड्सॉर्ब कटाइन होता है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था एड्सॉर्ब्ड कटाइन का। क्ले के सरफेस पे क्या होता है, कोई कटाइन आके अटैच हो जाता है, देखो नेगेटिव चार्ज है ना उसके पास, तो वहां पे आके कटाइन आके अटैच हो जाता है। तो दो तरह के कटाइन्स की हमने पहले भी बात की थी, एक सोडियम की और एक कैल्शियम की। और फिर हमने बात की थी कि किसका लिक्विड लिमिट ज्यादा होता है, तो हमने पढ़ा था कि सोडियम का लिक्विड लिमिट क्या होता है, सोडियम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू
क्ले। तो सोडियम का अगर लिक्विड लिमिट ज्यादा है तो लिक्विड लिमिट ज्यादा होने का मतलब क्या होता है कि वो सॉइल ज्यादा पानी को पी सकता है विदाउट गेटिंग कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट। ठीक है ना? ठीक। तो परमेबिलिटी किसकी ज्यादा हो? देखो अगर सोडियम का वाटर लिक्विड लिमिट ज्यादा है तो इसमें वाटर रिटेंशन ज्यादा होगा, वाटर रिटेंशन ज्यादा होगा। अगर वाटर रिटेंशन ज्यादा होगा तो परमेबिलिटी कम नहीं होगी? जी सर। पानी को ज्यादा रिटेन करेगा, वो जाने नहीं देगा आसानी से। तो कैल्शियम का क्या होगा? जो कैल्शियम क्ले है उसका, कैल्शियम क्ले हैज हायर परमेबिलिटी। और मैंने जब सोडियम क्ले पढ़ाया था मैंने आपको ये भी बताया था कि जो डैम्स बनते हैं अर्दन, उनके अंदर जो कोर होती है उस कोर में हम किसको डालते हैं? सोडियम क्ले को। वो रीजन यही होता है कि जब ऐसे डैम के पीछे जब पानी सीप करता है तो ये क्या करेगा? पानी को पास नहीं होने देगा, परमिएबल नहीं करेगा उसके लिए बिहेव, पानी को पकड़ लेगा ये। ठीक है? पानी को रिटेन कर लेगा। दैट इज द रीजन व्हाई सोडियम क्ले इज यूज्ड इन कोर ऑफ अर्दन डैम्स। नोट इट। हो गया? सर अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट। एक बात हमने वो डिस्कस की थी कि परमेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, फुली सैचुरेटेड सॉइल की कि पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल की? पार्शियली पार्शियली सैचुरेटेड। ज्यादा होगी? क्यों? कैप्टिवेशन भी होता है उसमें फुल में तो डिस्प्लेस नहीं होती। चलो, ये मैंने क्या लिखा है? उल्टा नहीं लिख दिया जो आपने कहा? जो जरा सोचो फिर बताओ मुझे। स्टेटमेंट तो आपके सामने लिखा है। और उसमें ज्यादा पानी होगा तो उसकी वजह से जैसे एब्जॉर्ब लेयर होती है उसकी वजह से तो परमेबिलिटी कम होती है। तो यहाँ पे भी सैचुरेशन जब मतलब एक तरह से ये कनेक्टिविटी बन जाएगी ज्यादातर डिस्प्लेस बिल, हो इजीली। बिल्कुल सही। पहले तो पार्शली में क्या पानी भरने में लगेगा, ठीक है, वॉइड्स के अंदर, फिर पानी आगे चलेगा। तो जो फुली है वो क्या है? तो पहले से ही भरा हुआ सारा, उसको पानी आएगा तो आगे वाले को डिस्प्लेस करेगा सीधा। ठीक है? तो परमेबिलिटी किसका ज्यादा होता है? आपका पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का। ये ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है? पार्शियली नहीं, किसका ज्यादा? फुली का, फुली सैचुरेटेड सॉइल का। ठीक, परमेबिलिटी ऑफ पार्शियली का कम होता है, फुली का ज्यादा होता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग जो लिंक करेंगे कॉन्सेप्ट को, दैट इज इफेक्टिव स्ट्रेस के साथ। इफेक्टिव स्ट्रेस के साथ बताओ क्या रिलेशन है परमेबिलिटी का? अगर इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे तो क्या परमेबिलिटी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? सर ये डिपेंड करेगा डिक्रीज मतलब करेगा सर। डिक्रीज करेगा यार। परमेबिलिटी, इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है मतलब ग्रेन्स आपके पास में आ रहे हैं, ग्रेन्स पास में आ रहे हैं। तो अगर ग्रेन पास में आ गया तो वॉइड साइज छोटा हो जाएगा, वॉइड साइज छोटा हो गया तो इफेक्टिव वो आपका परमेबिलिटी डिक्रीज कर गया। ठीक है, पोर का साइज छोटा हो गया तो परमेबिलिटी डिक्रीज कर गया। नेक्स्ट आपका क्या है? इफेक्टिव स्ट्रेस। अगर इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज करेगा इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज करेगा तो परमेबिलिटी इंक्रीज करेगा।
ठीक है, नेक्स्ट टेम्परेचर के साथ सोचो, क्वेश्चन बनता है टेम्परेचर पे, सोचो जरा, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी क्या होता है किसी चीज का, घटता नहीं है फ्लूइड का। तो परमेबिलिटी का क्या रिलेशन है म्यू के साथ, इनवर्स है, तो मतलब परमेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई टेम्परेचर की। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस permeability also increases, टेम्परेचर के साथ परमेबिलिटी भी इंक्रीज होता है। ठीक है, हो गया। तो ये था हमारा परमेबिलिटी और इफेक्टिव स्ट्रेस, यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, बाकी आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग कर जाओगे बहुत आराम से। ठीक है, डन। इस रिकॉर्डिंग को मैं यही स्टॉप करता हूँ, फिर नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में सी पेज के अलग से शुरू करता हूँ। ठीक है, अब 1 मिनट होल्ड करना।